आज हम क्लास 6 के बारे में ये देखेंगे। चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। क्लास 6 चैप्टर 2 एनसीईआरटी का है। ग्लोब अक्षांश और देशांतर, ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का है। इसका कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए होगे, पीछे आपने ढेर सारा वीडियो मेरा देखा होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है? यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? क्लास 6 का ये क्वेश्चन है। पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है। ये क्लास 6 के अकॉर्डिंग आंसर तैयार किया गया है। पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है। हम बचपन से पढ़ रहे हैं, पृथ्वी का आकार गोल है, मैप में भी दिखाया जाता है, जो कि हमें समझ के लिए दिया जाता है। लेकिन ये पूरे तरह से गोल नहीं है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ, ऊपर से नीचे जो इसका जो है वो चिपटा हुआ है और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया प्रतीत होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अक्ष के व्यास से 43 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी का व्यास जो है भूमध्य रेखा पर ऐसे जैसे आपने जैसे ग्लोब ऐसे करके ऊपर देखिए, यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, ग्लोब बनाए और ये बीच से जो लाइन जाती है ये, और ऊपर के जो लाइन है यहाँ पर जो है रोटेशन, दोनों के बीच में गैप क्या है? 43 किलोमीटर का गैप रहता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास पेन और पेंसिल है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। आप रोक करके लिखिएगा। पृथ्वी का सही आकार क्या है? एक बार और रिपीट कर देते हैं। पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है। घुमाव होने के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ है। भूमध्य रेखा के आसपास क्या है? उभार लिया हुआ है और ऊपर से चिपटा है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अक्ष अक्ष के व्यास से 43 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सेकंड मेरा क्वेश्चन है ग्लोब क्या है? सेकंड मेरा क्वेश्चन है ग्लोब क्या है? ये क्लास 6 का है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप देख रहे होंगे तो एक सब्सक्राइब अगर कर देते हैं तो ज़्यादा मुझे मोटिवेशन होता है और ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। एनसीईआरटी का, एसएसटी का मैं सारा लाऊंगा 6 to 10, और जो भी है कंप्यूटर का भी मैं बनाता हूँ, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ग्लोब क्या है? क्लास 6 का है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब जो पृथ्वी जो इतना बड़ा है उसी को हम ग्लोब पर दिखाते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागरों को उनको सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जब भी आप ग्लोब खरीदे होइएगा या स्कूल के क्लास के ऑफिस में रहता है तो उसमें क्या रहता है, एक साइड थोड़ा सा उसका क्या रहता है, झुका हुआ रहता है। ठीक है, जो उसका अक्ष होता है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या रहता है, ऐसे करके झुका हुआ जो रहता है उसी को इंडिकेट करके बनाया जाता है। हर जगह झुका हुआ ही रहता है। थर्ड मेरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, अक्षांश यहाँ अनुस्वार लगेगा ऊपर में। ठीक है, अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 23.5 डिग्री 27 मिनट अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 23 1/2 डिग्री है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 23 डिग्री 27 मिनट अक्षांश पर स्थित है। ये थर्ड मेरा क्वेश्चन हो गया। ये क्लास 6 का है, ज्योग्राफी का है। बार बार बताता हूं आपको। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? मेरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप रोक करके बार बार देखिएगा, इसमें मैंने पिक्चर भी डाल दिया है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध, एक क्या हो जाएगा, उष्ण। यहाँ को देखो, ये जो बीच वाला जो एरिया है ना, ये उष्ण कटिबंध हो जाता है। ठीक है, और इसको पकड़ के थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर करो या इसको थोड़ा नीचे कर दो, फिर ऊपर कर लिया जाएगा। ठीक है,
पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध में विभाजित किया गया है, जिसमें उष्ण कटिबंध सबसे गर्म है। ये बीच वाला जो पोर्शन है हम देखते हैं, जो इक्वेटर के होके दोनों साइड जाता है, ये पोर्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा हीट होता है, गर्म होता है। शीतोष्ण कटिबंध वास्तव में शीतोष्ण जो कटिबंध है वास्तव में शीतोष्ण कटिबंध वास्तव में सबसे ठंडा है। फ्रीजन एरिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये ठंडा है। और ये बीच वाले जो एरिया पड़ जाते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा नहीं ठंडा नहीं ज्यादा गर्मी ये रहता है। तो 3 कटिबंध क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। एक उष्ण कटिबंध हो गया, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और तीसरा यहाँ पर आपका हो गया शीत कटिबंध, जिसमें उष्ण कटिबंध सबसे गर्म हो गया और शीतोष्ण कटिबंध वास्तव में सबसे ठंडा है, जो पोलर रीजन का है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है। यह मेरा क्वेश्चन है। इसको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, और आपको अगर कंफर्टेबल होइएगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई फ्रेंड आपका हो तो उसे शेयर भी कीजिएगा, जिससे उसको भी फायदा हो, ठीक है। यह मेरा है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। आज प्लेन जितना उड़ता है सब इसी के अनुपात में रख के अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग ही रख करके किया जाता है। पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान के उत्तर से दक्षिण स्थिति को, तथा किसी स्थान में देशांतर धरातल पर उस स्थान के पूर्व में पश्चिम में स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर आप मैप पर कहीं कुछ भी बनाइएगा तो एक चीज आप याद रखिएगा, ये जैसे मैं पढ़ता हूं तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, आपको नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, और नीचे साउथ, इधर हो जाएगा राइट साइड ईस्ट, ठीक है, और इधर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है, और इधर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ। अब देखिए कि ये जो ओरिजिन दो लाइन आके जहां पे मिलता है और दो लाइन जहां के आके मिलेगा, इस हिसाब से हम डिफाइन करवाते हैं कोई वस्तु कहां पर है। आप पेपर पर कभी भी अगर ड्रॉ कीजिएगा लाइन, तो नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट और वेस्ट ऐसे करके दीजिएगा। यहाँ मेरा क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश लैटिट्यूड, अक्षांश का क्या हो गया लैटिट्यूड, और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाओं द्वारा किया जाता है। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान के उत्तर से दक्षिण स्थित, तथा किसी स्थान का देशांतर धरातल पर उस स्थान के पूर्व पश्चिम स्थिति को प्रदर्शित करता है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होइएगा। देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है। हमने बीच का जो पोर्शन देखा था, आपको याद होगा यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन है, यही पूछता है कि यहाँ पर उष्मा ज्यादा प्राप्त क्यों होता है, ठीक है। चलिए हम इसे देखते हैं। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है, ये मेरा क्वेश्चन है। और अगर आप जहां से वीडियो देख रहे होंगे कमेंट कीजिएगा कि आप वीडियो कहां से वॉच कर रहे हैं, मुझे भी लगेगा कि कौन व्यक्ति कहां से देख रहा है। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर रहता है। कर्क रेखा और मकर रेखा आप देखे होइएगा, मैं देखता हूं, ये ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर कर्क रेखा, और नीचे हो गया यहाँ पर मकर रेखा। इसके बीच का जो पोर्शन है, यहीं पर क्या होता है कि सूर्य जो होती है वर्ष में उष्मा की अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों होती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है।
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर सर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये मेरा 6 नंबर एनसीईआरटी बेस्ड मैं आंसर को तैयार करता हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ। जब भारत में 5:30 बजते, शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? जब मेरे यहाँ 5:30 बजता है, उसी समय लंदन में क्या होता है, दोपहर का 12 क्यों बजता है? ये मेरा क्वेश्चन है। लंदन के समय की तुलना में भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। लंदन के समय की तुलना में भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसीलिए मेरा यहाँ 5:30 बजता है, तो वहाँ क्या बजते हैं, 12 बजते हैं। तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियो मैं आपको लिए लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बताइए कि आप इस टॉपिक पे नहीं बनाए हैं, और या अगर समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा। और ये आपको 6 का ज्योग्राफी का है, सेकेंड चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर हमने बना दिया है, और ये आपका ग्लोब अक्षांश और देशांतर हो गया। ज्यादा मैं यहाँ पे ज्यादा बैकग्राउंड कलर ये सब नहीं चेंज करना चाहता हूँ, क्या है कि आपको सीखना है। और आई होप आप बेहतर से समझ रहे होइएगा। और यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझसे लिखना नहीं हो पाता है सुंदर से गौतम, ठीक है। थैंक यू। ऐसे यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।